नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज एक मॉक टेस्ट फिर देखेंगे हम। तो ये कंटिन्यू जो है आपकी सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट की, और कैसी आप लोगों को ये मॉक टेस्ट लग रहे हैं ये आप जरूर बताएं। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा जो है शिक्षण अभिरुचि का रहेगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे और हर क्वेश्चन जो है इसमें सेलेक्टेड लिया गया है। और साथ ही साथ आप लास्ट में जरूर बताएं कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन जो है सही किए। ठीक है, और आप सभी लोग जो है अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी, और अब नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग जो है जितना भी आपने जो है नोट्स वगैरह जो भी आप लोगों ने बना रखे हैं उनका आप रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन लेंगे आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए पहला है, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो यह विचार किसने या किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें और साथ ही साथ आंसर करने का आप प्रयास करेंगे और बताएंगे लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, और आप ये भी जरूर बताएं कि ये जो मॉक टेस्ट हैं, ये जो मॉक टेस्ट चलाई जा रही हैं, ये आपको कैसे लग रहे हैं इसका भी आप जरूर बताएं, क्योंकि तभी हम जो है इसको आगे क्या करेंगे, एग्जाम तक इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो देखिए कॉन्सेप्ट, जब बच्चा कॉन्सेप्ट सीखता है यानी कि अवधारणा सीखता है और उसका उपयोग करने लगता है, ठीक है, तो अभ्यास जो है उनके द्वारा की गई त्रुटि को कम करने में मदद करता है। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया है मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा आपका थॉर्नडाइक। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, याद रखें क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, किस प्रकार की सीख हमें बताती है कि दुनिया के साथ क्या करना है, और क्या इसे सामान्य रूप से आदत कहा जाता है? तो ये किसमें आता है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या अव्यक्त अधिगम, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, आपको अच्छे से बता रखा है मैंने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बिना लिखा अनपेक्षित अनौपचारिक दृष्टिकोण जो है एक छात्र सीखता है के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यानी कि अनरिटन यानी कि बिना लिखा, ठीक है, अनरिटन, अनइंटेंडेड अनपेक्षित, और अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल। ठीक है, दृष्टिकोण एक छात्र सीखता है के रूप में जाना जाता है, किसमें आता है ये आपका? देखिए आधिकारिक पाठ्यचर्या में आएगा, यानी कि आपका ऑफिशियल करिकुलम में आएगा, या छिपे हुए पाठ्यक्रम में आएगा यानी कि हिडन करिकुलम में आएगा, या अनौपचारिक पाठ्यचर्या में आएगा, ठीक है, अनऑफिशियल, या फिर आपका नियमित पाठ्यचर्या में आएगा यानी कि रेगुलर करिकुलम। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बताइए? इसका राइट आंसर रहेगा आपका, देखिए स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये चीजें नहीं होती, अनरिटन, अनइंटेंडेड, अनऑफिशियल। ठीक है, और नियमित भी नहीं हो सकता है, ठीक है, रेगुलर, अनौपचारिक भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और ऑफिशियल भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, छिपे हुए पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम में आता है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं, इसमें नंबर नहीं पड़े क्वेश्चन में, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 4, निम्नलिखित खोज शब्दों को देखें और ये खोज शब्द जो है किस श्रेणी में आते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, देखिए पहला कौन कौन से शब्द हैं, देखिए पहला है वर्गीकृत, अंडरलाइन कर रखे हैं सारे शब्द। देखिए संयोजन, संकलन, रचना, निर्माण, विचलन और डिजाइन, ये खोज शब्द जो है निम्न में किस श्रेणी में है? अनुप्रयोग, फर्स्ट देखिए अप्लाइंग, दूसरा देखिए मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, तीसरा देखिए याद रखना यानी कि रिमेम्बरिंग, और डी देखिए सर्जन करना या सृजन करना, आपका क्रिएटिंग। ठीक है, तो क्या रहेगा राइट आंसर, देखिए वर्गीकृत करना यानी कि कैटेगराइज्ड करना, संयोजन का मतलब आपका कंबाइंस, संकलन कंपाइल्स, रचना आपका कंपोजेस, उसके बाद देखिए निर्माण क्रिएट्स, और विचलन यानी कि डेविसेस, और उसके बाद देखिए डिजाइन, ये जो है
ये शब्द जो है किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके किस में आएंगे? क्रिएटिंग में आएंगे। ठीक है, किसमें आएंगे? सृजन करना। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्याख्यान विधि एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर लेक्चर मेथड की। ठीक है, द लेक्चर मेथड इज एन इफेक्टिव वे। ठीक है, तो इफेक्टिव वे क्या होगा लेक्चर मेथड का? देखिए, पहला है शिक्षार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देना। दूसरा देखिए शिक्षार्थियों की समझ का आकलन करना। तीसरा नई जानकारी अवधारणाओं का परिचय देना या एक नए कौशल का परिचय देना। तो देखिए व्याख्यान विधि एक प्रभावी तरीका है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका बताइए? तो राइट आंसर रहेगा नई जानकारी अवधारणाओं का परिचय देना। सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर का? देखिए, निम्नलिखित में से किसने शिक्षण की खोज पद्धति की वकालत की? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है शिक्षण की जो खोज पद्धति है, ठीक है, यानी कि आपका जो डिस्कवरी मेथड है, खोज पद्धति, इसकी वकालत की किसने की? बीएफ स्किनर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ए.पी. रॉलिंग या जेरोम ब्रूनर? तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? तो राइट आंसर रहेगा इसका जेरोम ब्रूनर। ठीक है, याद रखें जेरोम ब्रूनर जो है, इन्होंने जो है खोज पद्धति की क्या की थी? वकालत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। एक विशेष चरण में बच्चे आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू करते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे क्या कहा है? सहज कहा है। ठीक है, पियाजे के अनुसार ये कौन सा चरण है ये बताना आपने। ठीक है, आपने पढ़ा है जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, तो उन अवस्थाओं में आपको पूछा गया है कि कौन सी अवस्था, कौन सा चरण ऐसा है जिसमें बच्चा क्या करता है? आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू करता है। आदिम तर्क का मतलब होता है प्रिमिटिव रीजनिंग। ठीक है, तो आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू करते हैं और सभी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो कौन सी एज है ये, कौन सा चरण है, कौन सी अवस्था है ये बताना आपने। और जीन पियाजे ने इसे सहज कहा है। ठीक है, तो बताइए मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका बताइए 7 का? किस स्टेज में बच्चे जो है प्रिमिटिव रीजनिंग जो है प्रिमिटिव जो रीजनिंग है इसका प्रयोग करते हैं? बताइए कौन सी एज है ऐसी? तो राइट आंसर रहेगा 7 का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक मैंने बताया है आपको अच्छे से, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिकांश बच्चे जो हैं किस उम्र में सार्थक शब्द बोलना शुरू करते हैं? क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। तो अधिकांश बच्चे किस उम्र में सार्थक शब्द बोलना शुरू करते हैं? ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा? मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू करता है बच्चा। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज। तो एज आपको बतानी है 3 महीने, 6 महीने, 10 से 13 महीने या 35 से 40 महीने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? 8 का राइट आंसर। अधिकांश बच्चे किस उम्र में सार्थक शब्द बोलना शुरू करते हैं, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बच्चा बोलने लग जाता है। तो कौन सी एज होती है? तो राइट आंसर रहेगा आपका 10 से 13 महीने की अवस्था जो है। ठीक है, याद रखें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, किशोरावस्था की बात हो रही है। किशोरावस्था की ऐसी आदत बतानी है जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति बच्चे में होती है तथा यह ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? बालिकाओं में देखने को मिलता है ज्यादा। तो इस अवस्था को, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? स्वालीनता कहा जाता है या ऑनोरेक्सिया नर्वोसा या डाउन सिंड्रोम
या डिलीरियम ट्रेमेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका बताइए। अब बिहेवियर पैटर्न की बात हो रही है। ठीक है, आपने देखा होगा ये चीजें ज्यादा जो है इसमें आपने दिया है कि ये ज्यादा जो है महिलाओं में पाई जाती है, सॉरी बालिकाओं में पाई जाती है। तो देखिए आपने देखा होगा गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलता है जो आपका अनोरेक्सिया नर्वोसा है। ठीक है, ये गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, गर्ल्स जो है किशोरावस्था में जो है गर्ल्स जो है अपने को फिट रखने के लिए या जो भी कहें आप, ठीक है, अपने को फिट रखने के लिए, अपना वेट कम करने के लिए जो है ये जो है प्रवृत्ति अपनाते हैं। ठीक है, इनकी भूखे रखने की अपने आप को। तो इसमें इसको क्या कहेंगे हम, इसको बोलेंगे अनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा इसका। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मैंने बता दिया बालिकाओं में होती है ज्यादा, बालकों में भी होती होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बालकों में भी हो सकती है। तो देखिए बालिकाओं में ज्यादा दिया है, तो बालिकाओं में आप क्या करते हैं, यानी अपना वेट कम करने के लिए, अपने को फिट रखने के लिए जो है भूखे रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है त्रिगुणात्मक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या पूछा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। बताइए, त्रिगुणात्मक सिद्धांत यानी कि ट्राई डायमेंशनल थ्योरी के अनुसार जो है बुद्धि के कारकों की संख्या पूछी है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ट्राई डायमेंशनल थ्योरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, राइट आंसर रहेगा आपका डी यानी कि 120। ठीक है, कारकों की संख्या बताए रखी है बुद्धि के कारकों की 120। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो त्रिगुणात्मक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये दिया है आपका गिलफोर्ड ने। ठीक है, ये गिलफोर्ड ने दिया है, इसको आप याद रखें। ठीक है, त्रिगुणात्मक सिद्धांत, इसके अनुसार जो है गिलफोर्ड के अनुसार ये बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी बताई है, 120 बताई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत को हम क्या नाम से बोलते हैं, संक्रियात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या अनुबंधन। ठीक है, तो क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताना है। ठीक है, जब कोई बच्चे को जब कभी भी कोई भी समस्या आती है, ठीक है, तो बच्चा अचानक जो है उसको उसका समाधान अगर मिल जाता है तो किस सिद्धांत की में आएगा ये बताना आपने। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, राइट आंसर रहेगा आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसको ही बोलते हैं आपका थ्योरी ऑफ इनसाइट। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनसाइट ये किसके द्वारा दिए गए सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको पता होगा किसके द्वारा दिया गया है, कोहलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कोहलर। ठीक है, कोहलर के द्वारा दिया गया है आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कैसी लगती है, आनंददायी लगती है। यह उदाहरण किस चीज का है। ठीक है, बताइए, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है, या आप कहें बाह्य अभिप्रेरणा है, या उपलब्धि अभिप्रेरणा है, या फिर सामाजिक। बताइए क्या रहेगा। एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ्यक्रम की विशेष वस्तु कैसी लगती है। अगर देखिए बच्चा परीक्षा में जो है परीक्षा के लिए कोई अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको जो विषय वस्तु है वो उसे बहुत आनंददायी लगती है। तो ये उदाहरण किसका है, देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा का है, यानी कि आपका इंटरनल मोटिवेशन है, या आपका अचीवमेंट मोटिवेशन है, सोशल है, या आपका बाह्य है, एक्सटर्नल है। तो क्या कौन सा मोटिवेशन है ये बताना आपने। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, देखिए इसलिए ये रहेगा आपका इंटरनल। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपनी आनंददायी उसको लग रहा है विषय वस्तु। ठीक है, और
इसके लिए वो जो है क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। देखिए ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है, जो आपका ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, तो किस प्रकार का है प्रश्न, ये बताना आपने किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। अपसारी, मुक्त अंत, समस्या समाधान या विश्लेषणात्मक, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर इसका। हाउ टू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स, इनकी ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न जो है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। पहला है देखिए डाइवर्जेंट की बात कर रहा है, अपसारी। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्लेषणात्मक यानी कि आपका एनालिटिक। ठीक है, उसके बाद देखिए मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड, उसके बाद समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या रहेगा बताइए, किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, ग्रेड अंकों से अलग कैसे अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका बताइए। तो राइट आंसर रहेगा इसका विश्लेषणात्मक। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, विश्लेषणात्मक। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो देखने में अच्छी हो और रंग बिरंगी हो, सभी सभी बच्चों के लिए क्या हो, दर्शनीय हो, बनाने व उपयोग करने में सरल हो, या फिर सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को एक्टिव करे, या फिर आपका हाँ डी। तो क्या रहेगा राइट इसका बताइए। एक प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो टेस्ट, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को एक्टिव करे। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षण जो है, एक प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को एक्टिव करे। ठीक है, क्लियर है, डी आपका राइट रहेगा। इनकी इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है, तो इफेक्टिव टीचिंग जो सामग्री है वह क्या है, वह जो क्या करे, सभी मानसिक यानी कि मेंटल एंड फिजिकल जो पावर्स हैं उसको क्या करें, एक्टिव करें बच्चे के। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका आंसर दीजिए। विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक बताने यानी कि भूलने को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या रहेगा बताइए। विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सीखे जाने वाले विषय की प्रकृति, सीखने की विधि, एकांशों का क्रमिक स्थान, या उपरोक्त सभी। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं यानी कि भूलने को प्रभावित करने वाले कारक आपके सभी हैं। ठीक है, सीखे जाने वाले विषय की प्रकृति, सीखने की विधि और एकांशों का क्रमिक स्थान। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, इसको आप याद रखें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन। ठीक है, जो काफी सिलेक्टेड लिए गए थे। आई होप जो है आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए आज के सेशन में उसको भी जो है आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।